हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि है मॉडर्निटी। ठीक है, कुछ बातें हैं जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। तो सोशियोलॉजी क्या है? तो सोशियोलॉजी है सोशियस यानी सोसाइटी की या कम्युनिटी की स्टडी करना, क्योंकि लॉगी का मतलब आप जानते ही हैं, लैटिन में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कम्युनिटी या स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है स्टडी ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी, उसी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है इसे हमें कैसे पढ़ना है? वाया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है ना, यानी साइंटिफिक मेथड से पढ़ना है। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसके ब्रांचेस बन जाते हैं। एक तरफ से साइंटिफिक स्टडी से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक तरफ हो जाता है हमारा नॉन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिमिटिव टाइम में क्या देखा गया? जो पहले के लोग थे वो क्लासलेस सोसाइटी में रहते थे। ठीक है, उसके बाद मनी का इन्वेंशन हुआ, फिर लोग इनोवेशन वगैरह करने लगे। ठीक है ना, ह्यूमन ब्रेन अपना दिमाग वगैरह यूज करके नई नई चीज़ों का क्रिएशन करना शुरू हुआ, बिजनेस चलना शुरू हुआ, नेवी डेवलप हुआ, और फिर आपका मॉडर्निटी आने लगा। ठीक है, हाँ अभी तक ये जो प्रिमिटिव टाइप है इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं थी, यानी सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं था। डिसिप्लिन को एज आप सब्जेक्ट समझे, जबकि डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी के लिए आप यही समझो कि डिसिप्लिन मीन सब्जेक्ट। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था कि आप सोशियोलॉजी को स्टडी करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, इनका नाम कुछ कुछ किताबों में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। इब्न खारदूम नाम है इनका, 13 to 14 सी सेंचुरी में। इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी को हमें क्या करना चाहिए? सम साइंटिफिक मेथड से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इनको भी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहीं कहीं पे कहा गया है, कहीं कहीं पे नहीं कहा गया है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और जानकारी दी है। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बुक्स में इनका नाम नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अगस्ते कॉम्टे। ठीक है, इनका नाम फेमस है, क्यों? क्योंकि यही वो पर्सन है जिन्होंने क्या कहा कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए, कहीं कहीं पे मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज इसलिए यूज़ किया है कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना, मैं प्रॉपर हिंदी तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दिया हूँ। ठीक है, यानी सोसाइटी को पढ़ने की ज़रूरत है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, और सोसाइटी को हम पढ़ेंगे कैसे? तो वाया साइंटिफिक मेथड। ठीक है ना, साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाएगा। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, हाइपोथेसिस बनेगा, रिजल्ट कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, तो ये अगस्ते कॉम्टे ने कहा। बोलोगे सर ऐसा जरूरी क्यों है? मतलब साइंटिफिक मेथड से हम सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पूछा जाए कि सोशियोलॉजिस्ट का जो इमरजेंस है वो कहाँ से हुआ है, तो आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उस टाइम पीरियड से हुआ है। अब जैसे एग्जांपल है, यूरोप में जैसे पहले मोनार्की थी, फिर लुइस 16 आए। जो चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस देखेगा किसमें? सोसाइटी में, लोगों के बिहेवियर में, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी एज अ होल पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं बता दे रहा हूँ, आगे भी पढ़ना है डीपली, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए सब्जेक्ट नया है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है ग्रेजुएशन वगैरह में उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जिनके लिए सब्जेक्ट एकदम नया है, तो इसीलिए अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, बाद में तो हम स्पेसिफिकली उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से दो सब्जेक्ट निकले हैं, एक है आपका सोशियोलॉजी, एक है आपका साइकोलॉजी। इसको ब्रदर सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने चेंजेस सोसाइटी में फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तेजी में हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें सोसाइटी को पढ़ना है। और पर्सनली यानी इंडिविजुअली लोगों की सोच बदल रही है, तो इसलिए साइकोलॉजी को भी पढ़ना है। इसीलिए ये दो सब्जेक्ट का इमरजेंस उस टाइम पीरियड से देखा गया है। ठीक है, तो जो इतने चेंजेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं सोसाइटी में, ये जानना था। ठीक है, और इसको जानने के लिए ही फिर सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट बना। इसीलिए अगस्ते कॉम्ते को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट भी है, इनको आगे भी हम पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि मॉडर्निटी क्या है। अच्छा, अगर आप जो भी आपका पेपर है, जब पेपर में आप कोट करते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए ये सब स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्या है? द मॉडर्निटी ऑफ यस्टरडे इज ए ट्रेडिशन ऑफ टुडे। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ। मॉडर्निटी किसका? यस्टरडे का, यानी कल का जो मॉडर्निटी था। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले हमें पैंट्स पसंद थे, पैंट हम जो पहनते थे,
मान लो, तो पैंट्स हमें जो पसंद थे तो वो हमारे लिए क्या हो गया है आज, टुडे, आज हमारे लिए क्या हो गया है, ट्रेडिशन की तरह हो गया कि हमें ये फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि पहले के लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और आज का जो मॉडर्निटी होगा, आज जैसे मैं जीन्स पहनना शुरू कर दिया, मैंने कुछ दिन पैंट्स तो पहने, ट्रेडिशन फॉलो किया, अब मुझे जीन्स अच्छा लग रहा है, तो ये एंड द मॉडर्निटी ऑफ टुडे विल बी द ट्रेडिशन ऑफ टुमारो। तो अब जो टुमारो आने वाला है उसके लिए ये जीन्स पहनना क्या हो जाएगा, ट्रेडिशन हो जाएगा। देखो, बोलोगे सर ये कैसा एग्जाम्पल है पैंट्स और जीन्स का? मैंने आपको अलग तरीके से, अभी मैं उन टॉपिक्स को टच नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, कास्ट, क्लास, सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो अभी उस पर एग्जाम्पल्स मैं नहीं सेट करके दे रहा हूँ आपको, वो बाद में मैं दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी हल्का हल्का एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं। चलिए, तो ये किसने कहा है? ये कोट कहा है जॉस एंडर्स ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर, ये भी सोशियोलॉजिकल थिंकर है, इन्होंने क्या कहा? मॉडर्निटी इज ए रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इट कन्वर्ट एग्रेरियन सोसाइटी इनटू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब ध्यान देना है कि मैक्स वेबर ये कह रहे हैं कि मॉडर्निटी हम उसे कहेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एग्रेरियन सोसाइटी को कन्वर्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। लेकिन कैसे? रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन से। अब रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? जिसमें लॉजिक हो, कॉज क्या है ये हमें पता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंधविश्वास पे हमें चलना है, यानी लॉजिक जहां पे आ जाता है वहां पे हम बोलते हैं साइंटिफिक वे में। यानी जो रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अग्रेरियन से हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, उसका कारण क्या है वो पता किया जाए, उसे हम स्टडी करेंगे, साइंटिफिक मैनर में स्टडी करना है, ठीक है। तो मॉडर्निटी क्या हो गई? सोसाइटी का पास्ट होता है, प्रेजेंट है। अब पास्ट से प्रेजेंट आने में जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं जो रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन है जो अभी मार्क्स वेबर कह रहे थे, वही हमारा क्या है, सिंबल ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। ऐसे भी हम लोग नहीं बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये पर्सन काफ़ी मॉडर्न है, ठीक है। क्या बोलते हैं? देखो बहुत चेंजेस आए हैं, मॉडर्न है, फिर वर्ड आ गया मॉडर्निटी, फिर आ गया वर्ड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ये सब एक ही है, चेंजेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का मतलब हो गया चेंजेस। अब कैसे कैसे चेंजेस हैं? तो साइकोलॉजिकल हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक मॉडर्निटी है, पॉलिटिकल मॉडर्निटी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस है इसमें। अब साइकोलॉजिकल मॉडर्निटी क्या कहती है? रेडी टू चेंज, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी चेंज है, जैसे कोई भी थॉट प्रोसेस है या कोई भी थॉट है, उसको मान लो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, कि हाँ ये थॉट सही है, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो माइंड एक्सेप्ट करेगा, साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट होगा। फिर क्या होगा? पब्लिक अवेयरनेस से, कि हम उन चीज़ों, जैसे वो एक बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हमें बताया गया कि जो गर्ल्स हैं वो कम होते जा रही हैं, बॉयज़ का नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी है इसमें, बर्थ रेट में। तो हमने पब्लिक अवेयरनेस किया, ऐसा स्लोगन बनाया, ठीक है। सोशली सब इंटरेक्ट किया, आपस में बातचीत की, बात तो सही है, ठीक है ना, क्योंकि मैरिज जैसा भी इंस्टीट्यूशन हमारे में है, अगर 100 गर्ल्स है तो 100 बॉयज़ भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये सोशली क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, सबने आपस में बातचीत की। इसको हमने फिर एजुकेशन में लाया, किताबों वगैरह में लेके आए, हम पढ़ाए कि हाँ भाई ज़रूरी है, मेन एंड वुमेन्स आर इक्वल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेंटालिटी चेंज हुआ और सब लोगों ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो ये क्या हो गया, साइकोलॉजिकल मॉडर्निटी, ठीक है ना, कैसे हम साइकी को चेंज करते हैं और फिर उससे क्या होता है, एक ब्रॉडली सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोशल मॉडर्निटी, यानी सोसाइटी में चेंज। जैसे पहले बहुत सारे रिवाज चलते थे और वही आप देखेंगे फिर धीरे धीरे सिटीज़ डेवलप होने लगे। सिटीज़ में सब लोग अपने काम को लेके काफ़ी, मतलब बोल सकते हैं उनका गोल रहता है, अपना टारगेट अचीव करना रहता है। तो सिटीज़ में क्या हुआ, फिर अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ठीक है ना। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब सिर्फ आप देखोगे कि फादर है, मदर है और चिल्ड्रन है, ठीक है। तो यही, एक सेकंड,
यहाँ लिख दे रहा हूँ, फादर, मदर और चिल्ड्रन है। अब क्या हो गया, यही 3 लोग हैं। पहले क्या होती थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी, ठीक है। अब ये तो मतलब ये जो थ्योरी दी गई है सुसाइड वाली, ये डरकाइम द्वारा दी गई है, एमिलिया डरकाइम। तो उन्होंने क्या बताया कि जो ये न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है वो अपने माँ बाप से बोल नहीं पा रहा है। जॉइंट फैमिली में क्या होता था, कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, उससे बातचीत कर ली, तो कहीं ना कहीं जो सुसाइड का रेट्स होता था वो जॉइंट फैमिली में कम होता था। और जो ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, इसमें सुसाइड्स के रेट्स ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो यही चेंजेस हैं। हम तो रिवाज वगैरह सिस्टम छोड़ के हम सिटीज़ में आए, अर्बनाइज हुए, अपने जॉब्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके वजह से भी कुछ कुछ अर्बनाइजेशन में ही आप देखोगे कि सिटीज़ में ही ज़्यादा एपिडेमिक्स, मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। गांव वगैरह में ये सब ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से क्या हो रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन, क्योंकि उसके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो मेंटल डिप्रेशन देखा जा रहा है, सिटीज़ में ही ज़्यादा होते हैं। आइसोलेशन, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसी थ्योरी भी लेके आते हैं कि अपने आप को 6 मंथ आइसोलेट रखो और फिर तुम सीधा 30 मार खान बन जाओगे। ऐसी चीज़ें भी काफ़ी सोसाइटी में चलती हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसमें, सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी फिर क्या हो गई, स्ट्रेटिफाइड हो गई। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बटना, कि हायर क्लास इधर रहेंगे, लोअर क्लास इधर रहेंगे, मिडिल क्लास इधर रहेंगे, ठीक है ना। हर जगह का अलग अलग रेंट होता है सिटीज़ में, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये है आपकी सोशल मॉडर्निटी। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक मॉडर्निटी। डिमांड एंड सप्लाई आया, ठीक है। पहले तो एग्रेरियन सोसाइटी था, एग्रेरियन सोसाइटी के बाद क्या हो गया, हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी आया। अच्छा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के आने के बाद ही क्लास का जन्म हुआ है, ठीक है ना, जिसको आप रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास जो है वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के आने की वजह से क्या हुआ, फिर इनोवेशन शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी आई, कैपिटलिस्ट मार्केट बना। लेजे फेयर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना, जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादा रेगुलेशन नहीं रखती है। अच्छा, इसी के वजह से क्या हुआ, फिर टैक्स इविजन, टैक्स की चोरी, ब्लैक मनी, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हमें कहाँ दिखते हैं, इकोनॉमिक मॉडर्निटी में, ठीक है। पॉलिटिकल मॉडर्निटी, इसका तो हम लोग ने पूरी की पूरी हिस्ट्री पर रखी है, कि पहले फ्रांस में ही देखते हैं मोनार्की था, मोनार्की चेंज हो गया, क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, ठीक है ना, जिसमें आपने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पढ़ा होगा, ठीक है। फिर क्या आई, डेमोक्रेसी आई। अच्छा, डेमोक्रेसी आ गई तो अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज बनेंगी, पार्टीज बनेंगे, इलेक्शन होगा। पार्टीज बनने के बाद भी किसी पार्टी का डोमिनेंस हो सकता है, जैसे हमारे इंडिया में ही देखेंगे तो बहुत टाइम तक वन पार्टी का डोमिनेंस चला, ठीक है। फिर क्या है, अगर पार्टीज अच्छे से काम नहीं करेंगी तो एनजीओ, प्रेशर ग्रुप्स बने, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओज बने, ठीक है। तो इस तरीके से देखा गया है कि पॉलिटिकल मॉडर्निटी में ये सारे चेंजेस आए हमारे, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है ना, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर ये चेंजेस सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उस मॉडर्निटी के लिए क्या है, एक तरीके का चैलेंज हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं सोशल मॉडर्निटी का। तो हमने देखा कि धीरे धीरे हर जगह पे, देखो ऐसा नहीं है एग्जाम्पल सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, हर जगह पे क्या था, सब जगह तो विलेजेस ही थे, छोटे छोटे विलेजेस थे, वहीं पे लोग, राजा सिस्टम चलता था। राजा सिस्टम के बाद हुआ कि सिर्फ एक कैपिटल होता था जहाँ राजा अच्छे से रह रहा है या आर्मीज वगैरह रह रही, बाद बाकी सारे एरियाज तो हमारे रूरल एरिया ही थे, विलेजेस ही थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है, सिटीज बने। अच्छा, सिटीज बने तो फिर वहाँ पे सिटीज में चोरी, अर्बन क्राइम होना शुरू हुआ। डिजीजेज आप देखोगे कि ज़्यादा सिटीज में फैलते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो गई, रिच में, पुअर में, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होना डिवाइड होना, बट जाना, ठीक है। आइसोलेशन स्टार्ट हुआ, क्यों, मुझे रिच होना है, रिच होना है तो मुझे अकेला रहना होगा, काम करना होगा, फोकस तरीके से रहना होगा, सुपीरियरिटी के लिए, सुपीरियर बनना है मुझे। इसी के वजह से फिर डिप्रेशन में लोग जाने लगे। मेंटल हेल्थ, ठीक है, मैरिटल ब्रेकडाउन, ये भी आप देख रहे हैं, काफ़ी डाइवोर्स केसेस आपको बढ़ रहे हैं, और ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, ज़्यादातर आपको सिटीज़ में मिलेंगे, ठीक है। ईगो क्लैशेस,
ठीक है ना, कि गर्ल्स अब पढ़ रही हैं तो पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो टूटेगी। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे गर्ल्स पढ़ रही हैं, पहले तो गर्ल्स पढ़ती ही नहीं थी, उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। अब वो अगर पढ़ेंगी तो वो भी जॉब करेंगी, ठीक है ना, वो जॉब करेंगी तो उनके भी डिमांड्स होंगे, उनकी भी बातें सुनी जाएंगी। एक सेकेंड, हाँ, उनकी भी डिमांड्स होंगी, उनकी भी बातें सुनी जाएंगी। और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी था जहाँ मेल डोमिनेंस था, वो आपका टूटेगा, क्योंकि अब वो भी जॉब कर रही है, वो भी ब्रेड विनर है, उनकी भी बातें सुनी जाएंगी, वो भी अपनी बातों को रख सकती हैं, ठीक है। तो इससे भी प्रॉब्लम हो रहे हैं सिटीज़ में। इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी में जैसे आपका रेस हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन, जेंडर को लेके, इन सब को लेके जो इनइक्वालिटीज चलती हैं सिटीज़ में। पॉवर्टी हो गया, एक्सक्लूजन स्टार्ट, ठीक है ना, जैसे एक्सक्लूजन का मतलब आप हम समझते होंगे शायद, एक्सक्लूड करना, ठीक है ना। गांव वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको अगर किसी ने सुन रखा होगा, टोला सिस्टम कहते हैं, कि सर्टन कास्ट के जो लोग हैं, जैसे ये गांव का स्ट्रक्चर है, तो इस टोला के या लोअर क्लास के जो लोग रहेंगे वो इस साइड रहेंगे, अपर कास्ट के जो लोग हैं वो इस साइड रहेंगे। तो ऐसा गांव वगैरह में एक स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना, आउटर एरियाज पे रखा जाता है, ठीक है, तो वो समझने लगता है कि भाई मैं सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट हूँ, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, क्लास, ये सब क्या है आज के टाइम पे बिगेस्ट चैलेंज है, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं सोसाइटी के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिसको ठीक करना जरूरी है। वो भी होगा कब, जब आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे, तब आप कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर हम इसका स्टडी प्रॉपर साइंटिफिक वे से नहीं करेंगे तो हम कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ कुछ पर्क्स या कुछ चीज़ें दे देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल मॉडर्निटी, ठीक है। अब इसमें क्या देखा जा रहा है कि रीजनलिज्म जो है, यानी रीजन को लेके लोगों का जो लगाव है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जैसे हम पढ़ते तो हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया डेट इज़ भारत, लेकिन कोई बोल रहा है कि मैं मराठा हूँ या मैं जाट हूँ, ठीक है ना। ब्रदरहुड है, बट एक्सेस क्या देखा जा रहा है, रीजनलिज्म, ठीक है ना। अभी आप देख रहे थे कहीं कहीं पे कि सर्टेन अगर स्टेट्स के हैं तो आप इस स्टेट को छोड़ के चले जाओ, जबकि ये पूरी कंट्री ही हमारी है। हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है कि फ्री टू मोबिलाइज है, ठीक है ना, हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, रह सकते हैं, रोजगार का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, रीजनलिज्म को लेके काफ़ी लोग वो हैं कि नहीं, अदर स्टेट वाले यहाँ नहीं आएंगे, कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, सेकुलरिज्म है, क्लैशेस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। इस क्लैश की वजह से बहुत तरीके की चीज़ें की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। प्रेशर ग्रुप है, अब देखिए प्रेशर ग्रुप अगर अच्छे से काम करेगा तो नेशनल इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो फुलफिल होगा, ठीक है। अगर प्रेशर ही ग्रुप अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जाके जो गलत चीज़ें हैं उनको प्रमोट कर रहा है या उसको बता नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अच्छा नहीं फुलफिल हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट अच्छे से फुलफिल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो चीज़ों को पॉइंट आउट करें, जो गलत चीज़ें हैं उनको वो पॉइंट आउट करें, यही उनका काम है, ठीक है। तो ये सब हमें किस में दिख रहा है, चेंजेस दिख रहा है, पॉलिटिकल मॉडर्निटी में, ठीक है ना। ये सारे चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक मॉडर्निटी में हम क्या देख रहे हैं कि टैक्स इविजन बढ़ता जा रहा है, टैक्स की चोरी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ही कि जो ऑनलाइन या ये मान लो जो यूट्यूब ही है, इसमें बहुत तरीके बताए जाते हैं कि टैक्स चोरी कैसे करनी है, टैक्स कैसे बचाना है, ठीक है। बचाना अच्छा वर्ड हो सकता है, चोरी तो नहीं भूली जाए, टैक्स बचाना कैसे है। और बहुत बार रिकमेंडेशन में ये आता है, जैसे मेरा भी ऐसा सोचना है कि हायर टैक्स कुछ लोगों से, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, 5 लोगों से ज़्यादा टैक्स लेने से अच्छा है कि हम टैक्स लो लें लेकिन 15 लोग से ले लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कम टैक्स है तो ये 15 लोग को भी देने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो भी आराम से टैक्स को पे कर देंगे, ठीक है। जबकि आप भी देखते होंगे या सुनते होंगे कि जो अल्ट्रा रिच हैं या जो रिच हैं वो एकदम 0 रुपीज़ टैक्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लूप हॉल्स ढूंढते रहते हैं कि किससे हम टैक्स कम दें, और गरीब जो है या मिडिल क्लास जो है वो टैक्स दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
अब ब्लैक मनी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, पैरेलल मनी लिख दिया हूं मैं, पैरेलल इकोनॉमी, ठीक है ना। जितने भी ये जो कार्टेल्स वगैरह हैं ये सब ब्लैक मनी पे ही चलते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट अफेक्टेड ड्यू टू एफडीआई, ये भी आपने पढ़ा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, बाहर से आएगा पैसा। एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे BMW कार है, अब BMW कार आएगी या कोई भी कार आ रही है तो जाहिर सी बात है अगर वो कार की क्वालिटी अच्छी है तो आप अपना कंट्री का जो कार है उसे नहीं खरीदोगे, और अपने कंट्री का कार नहीं खरीदोगे तो कहीं ना कहीं वो जो कार कंपनी है, इंडिया की जो कार कंपनी है वो बंद हो जाएगी। तो उससे घाटा किसको होगा? उससे उसके ऑनर को घाटा होगा। उसका ऑनर रह कहाँ रहा है? वो इंडिया में रह रहा है, तो उससे क्या होगा? इंडिया की जीडीपी कम होगी। बात समझो, ये बहुत कम लोग समझते हैं, ये शायद भारत ही इस चीज को कम समझता है कि प्रॉफिट जो है ना वो हमारे कंट्री का ज्यादा से ज्यादा बाहर कंट्रीज में जाता है। प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पल देता हूं मैं, होता क्या है, रुको दिखाता हूं। ये आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा, टॉय की स्टोरी, चाइना की, ठीक है। मान लो ये एक टॉय बना रहे हैं जो कि 5 रुपए का है, ठीक है। हमारे इंडियन जो बना रहे हैं वो 6 रुपया का है। अब ये हमारे कंट्री में आ गया तो लोग इसे खरीदने लगे। अब ये 6 रुपये वाला कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि महंगा है, ठीक है। अब इससे क्या होगी? ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हाँ सर, ये इंडस्ट्री तो बंद हो गई। अब ये इंडस्ट्री बंद हो गई तो इसका जो ऑनर था वो कोई दूसरा काम करेगा क्योंकि इंडस्ट्री तो बंद हो गया, एम्प्लॉयमेंट चला गया। हाँ, ये जो अब हमारे कंट्री में बिक रहा है इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट तो है, यहाँ के लोगों को सैलरी तो मिलेगी, सैलरी मिलेगी। सैलरी घर वाला काम कर रहे हैं तो सैलरी नहीं तो प्रॉफिट मिलेगा, चीज़ों को बेचने पे प्रॉफिट मिलेगा। अब इससे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है लोगों को, लोगों के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो इसका मोटा जो प्रॉफिट है ना वो किसी और कंट्री में चला जा रहा है। अब मान लो ये चाइना का जो ऑनर है, असली प्रॉफिट इसके पास जा रहा है और ये अपने कंट्री में खर्च करेगा, समझ रहे हो। तो ये अपने कंट्री में जब खर्च करेगा क्योंकि इसके पास मोटा प्रॉफिट आ रहा है तो इसका कंट्री डेवलप होगा। हमारे कंट्री में कुछ लोगों को रोजगार तो मिल जाता है या कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट तो मिल जाता है, लेकिन ये मेन एम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट होना। तो सेल्फ रिलायंट का मतलब ही है कि हम कोई चीज का क्रिएशन करें, खुद वो चीज बनाएं, तभी हमारा देश आगे हो सकता है। आप अगर ध्यान से चीजों को देखोगे तो आपके घर में जितनी भी चीजें हैं वो सब बाहर की चीजें हैं, यानी उन सबका जो मोटा प्रॉफिट है ना वो किसी और कंट्री में जा रहा है, ठीक है। उसके वजह से बहुत सारी कंपनीज भी हैं, नाम कैसे लूं मैं, समझ रहे हो ना। बड़ी सारी कंपनीज जो हैं वो भी क्या कर रही हैं? बाहर का काम लाके हमें देती हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया। तो ये जो डेवलप कंट्री है अमेरिका, यहाँ का जो छोटा मोटा काम है अगर वो वहाँ के लोग से करेंगे क्योंकि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है तो वो ज़्यादा पैसे मांगेंगे। समझ लो कोई काम है, उस काम को कराने के ये बोल रहे हैं कि मेरे को 25,000 रुपये चाहिए, अमेरिका के लोग बोल रहे हैं, तो बोला ठीक है मैं इस काम को भारत भेज देता हूँ, भारत में ये काम हो जाएगा 15,000 में, और ये जो कंपनी है वो आपको देंगी सैलरी 10,000, काम हो गया, ठीक है ना। लेकिन मोटा प्रॉफिट किसके पास गया? जिसने ये काम कराया, जिसका काम ये सस्ते में हुआ, असली फायदा तो उसका हुआ है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो और ये हुआ कैसे? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। ग्लोबलाइजेशन भी आपने पढ़ रखा होगा कि अपने इकोनॉमिक सिस्टम को दूसरे के इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़ना, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक मॉडर्निटी। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो वही सब जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, पॉलिटिकल मॉडर्निटी, इकोनॉमिक मॉडर्निटी, सोशल मॉडर्निटी, वो सब क्या हो जाएंगे? मॉडर्नाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। अगर मॉडर्नाइजेशन को पूछा जाए क्या होता है, डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या चेंज इन सोशल आउटलुक, इसी को हम चेंज इन सोशल आउटलुक। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो मैनेज कीजिएगा, आई थिंक आप बड़े भी हो गए हैं, आपको राइटिंग समझ में आ जाती होगी। फास्ट लिखने की वजह से और कहीं कहीं हो सकता है मैं फास्ट बोलता हूं तो आप स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लियर फैमिली देखी हमने सोशल मॉडर्निटी में, सेकुलरिज्म पॉलिटिकल मॉडर्निटी में देखा, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, रिवाज सिस्टम में चेंज आ रहा है,
ठीक है ना, क्योंकि हम साइंटिफिक तरीके से सोच रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन में चेंज आ रहा है, पहले कहीं ना कहीं हम ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे इंसानों से, फिर सोशल नेटवर्किंग जैसा साइट्स आ गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इनसे अब हम इंटरेक्शन का भी पैटर्न चेंज हुआ है। डेमोक्रेसी आई, पीपल्स का पार्टिसिपेशन, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी आया हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन आया जिससे अब एक कंट्री दूसरे कंट्री से काफ़ी कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी को लेके, अपने काम को लेके, अपना कल्चर शेयर किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज जहाँ जहाँ लगी वहाँ वहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ा हमारा, मल्टी कल्चर को हमने प्रमोट किया, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बने, ठीक है ना। 2005 के पहले देखा जाए तो कोई ईवीएस की किताब भी नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें, तो हमने प्रॉपर एक ईवीएस जैसी किताब बनाई, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिससे जो बच्चे हैं वो जागरूक हों और हमारे इन्वायरमेंट को लेकर वो कुछ सोचें, अच्छा सोचें, ठीक है। डाइवोर्स, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे मॉडर्नाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये लिख दिया है, आप लोग ऐसे ही स्माइल करते रहें, खुश रहें, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बस इसी लेक्चर में बता रहा हूँ, आगे नहीं रहेगा। ये पेपर 1 का यूपीएससी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इसी में आपकी ऐसे ही जैसे अभी मैंने पढ़ा है वाया नोट्स, इसी से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसी में टोटल वीडियोस रहेंगी आपकी, ठीक है। दूसरा, आप मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना कि पेपर 1 के बाद मैं पेपर 2 करा दूं, या मैं और लिख दे रहा हूं, या हरलम्बस की जो किताब है उसका लेक्चर अपलोड कर दूं, ठीक है। इन दोनों में से जो आप पहले बोलोगे वही होगा। तीसरा, नोट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा ना, मैं कुछ आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी देते जाऊंगा कि आप उसको एक बार लिख लें, ठीक है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं, लिख के मुझे भेज भी सकते हैं, मैं चेक कर दूंगा। फोर्थ है आपका, फोर्थ क्या था, पेपर 2 हरलम्बस। हाँ, एक और चीज़ भी बता सकते हैं, क्योंकि देखिए पेपर 1 जो आपका फुल्ली बेस्ड है ना, वो सोशोलॉजिकल थिंकर्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो हरलम्बस में तो उतने अच्छे से सोशोलॉजिकल थिंकर नहीं दिया है, उसके लिए एक प्रॉपर किताब आती है जिसको रिट्जर कहते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे तो मैं वो करा दूँ। तो आप मुझे ये बता देना कि इसके बाद कौन सी प्लेलिस्ट डालनी है, मैं वो बना के डाल दूंगा। मेरा टारगेट है पेपर 1 एंड पेपर 2 का दिसंबर तक मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा। इसीलिए प्लेलिस्ट में हो सकता है किसी दिन एक वीडियो आए, किसी दिन 3 वीडियोस भी आ सकती है, तो आप प्लेलिस्ट को सेव रखें, ठीक है ना। और ऊपर ऐसा करके आता होगा एरो करके, इसको ऐसे गोल बना रहता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी, यानी कोई नया वीडियोस आया तो उसमें आपको दिखने लगेगा। और हाँ, कोशिश करिएगा जैसे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ना वैसे ही आप देखना, ठीक है ना। कि जैसे अभी मॉडर्निटी पढ़ाया, ठीक है ना, और नोट्स भी मैंने वैसे ही डाल रखे हैं सीरियल नंबर पे, ठीक है ना। तो मॉडर्निटी के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप भी ऐसे ही पढ़ने की, बीच में से वीडियोस नहीं शुरू करना, ठीक है ना। क्योंकि आज मैंने इतना, ये फर्स्ट वीडियो इसलिए ये सब चीज़ें समझा दी हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए। हरलम्बस या रिट्जर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हरलम्बर्स और रिट्जर के लेक्चर्स को डालने का मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि, या फिर आप मुझे मैसेज में भी बता सकते हैं, क्रिटिसिज्म जरूरी है। तो ये लेक्चर दोनों का डालने का मेरा सेंस ही यही है कि कोई चीज़ यहाँ छूट गई है, क्योंकि ये शॉर्ट तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट मिले, इसलिए मैं ये लेक्चर्स लेके आया हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक छूट गया है, कम पढ़ाया गया है, तो इन लेक्चर्स में आपको वो ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, बाय।